फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द एग्ज़ाम स्टडी 90 में आपका स्वागत है। आज हम टेट एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ये टेट एग्ज़ाम जो कि हाल ही में होने वाला है, ठीक है। ये टेट एग्ज़ाम जो कि है बाल विकास और शिक्षण विधेयक से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 1 to 5 या 6 to 8 पेपर 1 और पेपर 2 में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि सामने ही है, ठीक है, टेट एग्ज़ाम। और जो कि यूपी टेट, अभी कोई भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, यू टेट्स, ठीक है, आर टेट, कुछ भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। ये बाल विकास से संबंधित है। बाल विकास शैक्षणिक विधियाँ है, इसमें हम आज टॉपिक में इसके बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, तो मेरे चैनल में बने रहिए। तो फर्स्ट लेक्चर से एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेट जो कि है चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज है। सबसे पहले ये फर्स्ट है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। उसको क्या कही जाती है? रचनात्मक कही जाती है। क्या कही जाती है? रचनात्मक यानी नूतन कोई चीज़ एक बन रहा है, ये वास्तविक चीज़ रचनात्मक उपयोगी हो रहा है, तो ये रचनात्मक, ये प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो ये रचनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण यानी किसी को याद करना, ये स्मरण करने की मिश्रित विधि है। उसके साथ विचार सहचर्य विधि है, ठीक है। ये दोनों मिश्रित और विचार सहचर्य विधि है जो कि इसमें से देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इसमें पहचान, अवधारणा, पुनर्निर्माण। जो पहचान है या फिर अवधारणा है, पुनर्निर्माण, ये सारे हैं, लेकिन बाद बाकी जो है इसमें से जो अनुभूति है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है अनुभूति, ये नहीं है, ये स्मृति से संबंधित नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से थर्स्टन और लिकर्ट्स निम्न में किसके मापन से संबंधित है? जो थर्स्टन्स जो कि है, अब लोग जानते हैं थर्स्टन जो कि बुद्धि, अभिवृत्ति या फिर मूल्य या फिर व्यक्तित्व, इसके जानते हैं ये अभिवृत्ति से संबंधित है। थर्स्टन की बात करेंगे तो अभिवृत्ति हो जाएगा, यानी लिकर्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उत्सुकता परीक्षण निम्न में किसका घटक है? उत्सुकता में किसका घटक होता है ये जानते हैं। उत्सुकता मतलब हमारे मन में जो भी चीज़ से उभरता है, वो हमने कुछ चीज़, नई चीज़ करने की संभावना होती है, तो यानी क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता हो जाएगा, ठीक है, क्रिएटिविटी हो जाएगा, ठीक है। अभी पढ़ना तो नहीं होगा, सृजनात्मकता होगा, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद प्रतिभाशील बच्चे क्या होते हैं? ये सी टेट 2012 में सेकंड पेपर में पूछा गया। देखिए, ये अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में सी टेट में आते हैं और रिवीजन होते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं, ये तो गलत है। नकारात्मक वार्ड जहाँ पर नहीं मिलेगा वो तो होगा ही नहीं। सामान्यतः अपनी शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं, ये भी नकारात्मक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बिना किसी सहायता के बिना सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, ठीक है। ये लग रहा है मानव के विकास महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में और स्वभाव अच्छा निष्पादित करते हैं। ये जो लग रहा है सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है, क्योंकि बिना किसी सहायता से जो भी प्रतिभाशील यानी गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं, वो किसी भी सहायता के बिना अपनी सामर्थ्य से किसी विकास में वो पूर्ण सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने से विकास करता है, अपनी अंतक्रिया में ज़्यादा वो विकसित होते जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद देखिए, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किस एक के अनुसार होता है? ये एचटेट में 2013 सेकंड पेपर में पूछा गया था, ठीक है।
देखिए इसमें से क्या होता है, वंशानुकरण वातावरण जो कि दोनों को गुणनफल होते हैं। वंशानुकरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम करते तो हैं, वातावरण व्यक्ति की प्रभावित करते हैं, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल को प्रभावित करता नहीं। ये वंशानुक्रम और वातावरण को व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यानी हम पहले बताएं कि वंशानुक्रम और हेरिडिटी दोनों क्या होता है, एनवायरमेंट और हेरिडिटी क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी दोनों का गुणनफल होता है। जैसे वंशानुक्रम होगा उसके हिसाब से वातावरण भी मिलेगा, दोनों के गुणनफल से उसका जो विकास होगा वो विकास वृद्धि का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को कैसे लग रहा है, या आपको मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दोस्तों में शेयर, उसके बाद कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए। सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य जो कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मानसिक विज्ञान यानी मेंटल जो हेल्थ है विज्ञान की प्रमुख उद्देश्य क्या है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुछ समायोजन का निराकरण करना। ठीक है, ये तो नहीं हो रहा है, मानसिक रक्षा नहीं करना, मानसिक विज्ञान का उद्देश्य क्या है, ये दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों मतलब ये स्पेशल ये नहीं हो रहा है कुछ समायोजन का निराकरण करना। मान लो किसी बच्चे में कुछ समायोजन मतलब अंतर्दृष्टि हो चुकी है तो उसको निराकरण करना ये मानसिक स्वास्थ्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिसिद्धांतीय व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। ये सीटेट 2015 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आपने सफल हो रह सकते हैं। इसमें होगा देखिए केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये सही बात नहीं है, यह अभिवृद्धि व्यवहारिक जो बुद्धि के अभिप्राय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक वर्ग की तरह बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं। चेतना के यह गुण सिद्धांत या फिर प्रकार का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद के सिद्धांत। आप लोग देख सकते हैं इसमें से सी नंबर से करेक्ट है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि जो कि 25 से 70 के मध्य होना चाहिए, या फिर गति, या देखिए मानसिक मंद का मतलब रिटार्डेशन, मानसिक मंदता मतलब मानसिक उसका बहुत स्लो होते हैं जिसके चलते क्या होते हैं इसमें देखिए इसमें से हो जाएगा वातावरण के साथ अनुकरण में कठिनाई होती है, नहीं अंतर्वैयक्तिक समाधानों का कमजोर होना, वो मतलब अंदर में उसके जो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, ये हो जाएगा क्या मंद का विशेषता नहीं है। जबकि ये है जो 70 से नीचे वाले जो भी हम लोग IQ लेवल्स होते हैं उसको मानसिक मंदता बोलते हैं। और धीमी गति से सीखना भी मानसिक मंदता है, और वातावरण के साथ अनुकूलन कठिनाई में करना वो भी क्या हो गया मानसिक मंदता का है। लेकिन ये जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ये नहीं है। उसके बाद 12 नंबर देखते हैं, निम्न में से कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें है सामान्य की ओर, ये तो नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद देखते हैं विशिष्ट की पहचान की ओर, विशिष्ट तथा से विशिष्ट की ओर होती है। उसके बाद सी जो और विशिष्टता से विशिष्ट की नहीं होती है, ये आंसर गलत है। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। किसी भी मानव विकास जो होता है मतलब जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। कलवर्क्स द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, ये पियाजे के द्वारा। पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं, ये सिद्धांत दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पाद का प्रयोग किसके समान अर्थ किया है। गिलफोर्ड ने जो किया है सृजनात्मकता का क्या है, यानी क्रिएटिविटी का किया गया है। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी का प्रयोग मतलब अभिसारी चिंतन के रूप में प्रयोग के लिए समान बताया है, समान अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, मतलब 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। जो देखिए यूपी टेट 2013 में सेकंड पेपर में पूछा गया था। ये देखिए इसमें से जो है सृजनात्मकता यानी अभिव्यक्तित्व, यानी क्या होता है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व की भावना सबसे ज़्यादा होगा।
मतलब 6 पीएफ, पीएफ में पर्सनैलिटी का प्रयोग मापन करने हेतु किया जाता है। 16 पीएफ, ठीक है, यानी याद रखना कि यह व्यक्तित्व को मापन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? सीटेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए स्किनर या बंडूरा, इसमें मैस्लो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, देखिए इसमें परिपक्वता विद्यार्थी क्या होते हैं? परिपक्वता जो कि होते हैं ये अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं को सहायता करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, पर आप क्या कर सकते हैं, ये यूपी टेट 2011 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, कैसे आप पता लगाएंगे? तो इसमें से उसके साथ संतुष्ट होंगे नहीं, उसके व्यक्तित्व कार्य नहीं देंगे, इतना नकारात्मक नेगेटिव है, नहीं होगा। वह इससे अधिक प्रगति कर सकते हैं जिसे वह तरह के अनुप्रयोग करेंगे, ठीक है, मतलब अनुप्रयोग कोई एक्टिविटी करके दिखा सकते हैं, प्रयोग करके दिखा सकते हैं, तब हम उसमें वो छात्र बुद्धिमान है हम तभी पता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम क्या होते हैं? व्यक्तित्व क्या होते हैं? ये नाम मात्र की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि कितना है? 120 है। रमेश और अंकित की दोनों की 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश जो अंकित से 2 वर्ष छोटा है, रमेश छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 वर्ष हो तो रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 12 वर्ष हो तो मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? मानसिक आयु दोनों को सेम होगा क्योंकि दोनों ही इक्वल है। आईक्यू लेवल्स दोनों सेम है, यानी बुद्धि लेवल सेम है, इसलिए उसका मेंटल आयु हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसका 12 वर्ष के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य और जी और विशिष्ट एस की उपस्थिति संबंध करता है? यह हो जाएगा स्पेयरमैन द्विखंडन का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? ये जानते हैं, ये क्या दिया था? केटल ने दिया था। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? केटल ने दिया था, याद रखेंगे, केटल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? यूपी टेट 2012 में सेकंड पेपर में पूछा गया था। देखिए इसमें से क्या होगा, ये बुद्धि के संबंध में क्या है? बुद्धि बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमणपति होता है, नहीं कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित होता है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमणपति होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। याद रखेंगे क्या होता है, बुद्धि लब्धि जो होते हैं ये कालानुक्रम आयु से व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई है। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवधारणाओं को पहचान की गई है, किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पियाजे द्वारा। उसके बाद अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि और औसत होती है, बिल्कुल बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन डैश के प्रति स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ये है, देखिए ये सिद्धांत जो कि है बुद्धि के त्वरण से संबंध, याद है, इसमें बुद्धि के त्वरण के नियम से हो रहा है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। उसके बाद देखिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ये मौखिक बुद्धि लब्धांश, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश और समूह बुद्धि लब्धांश या व्यक्तित्व होता है, ठीक है। ये है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि से लब्ध होता है, बी नंबर इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक गति बुद्धि जो भी, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। पहले वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए। शारीरिक गति बुद्धि वाले रखने वाले बच्चे, माने शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, तो उसमें गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? अंतिम अवस्था गतिक बुद्धि रखने वाले, माने गति है उसमें, शारीरिक गति बुद्धि है, तो अंतिम अवस्था में से कौन सी हो सकती है? वाचक होगा, राजनीता होगा, या फिर शल्य चिकित्सा होगा, या फिर कभी होगा, मतलब गतिक बुद्धि है। गतिक बुद्धि यानी शारीरिक शल्य चिकित्सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद देखिए सिरिल वर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, उसके अनुसार क्या होती है? बुद्धि लब्धि कितनी? इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 100 से ज़्यादा अवधि होती है, 85 से कम होता है, 120 से कम होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांश ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है कि
क्या होती है, वह क्या होती है, उच्च बुद्धि वाली होगी? नहीं, क्योंकि उच्च वो मतलब बता रहे कि एक शिक्षक है, शिक्षिका है, वो भावात्मक बुद्धि ऊंचा है, लेकिन तात्पर्य है कि वो उच्च बुद्धि वाले होगी, ये हो नहीं सकता है। वह उच्च अनुशासन प्रिय होगी, ये भी नहीं हो सकता है। वह खास प्रयास वाली है, नहीं, ठीक है। वह संतुलन व्यवहार रखती है, ये बोल सकते हैं कि संतुलन उसको भावात्मक है, वो संतुलन रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते उच्च बुद्धि वाले हैं, वो अनुशासन प्रिय है, उच्च अनुशासन प्रिय है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, बात करते हैं 30 नंबर का, निष्पत्ति लब्धि यानी AQ, ठीक है, का सूत्र होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, ऑप्शन नंबर C दिया गया है, ठीक है। AQ IQ लेवल, IQ नहीं दिया है, निष्पत्ति लब्धि, ठीक है। IQ लेवल बताते हैं तो ये वाला मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इंटू 100 होता है, लेकिन यहाँ पर EA, ठीक है, EA/CA होता है, इंटू 100 होता है। C नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को है, उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, ये घटना कहते हैं और प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या है? शिक्षा में शारीरिक अयोग्य वालों को शिक्षा प्रदान करना, मनबुद्धि वालों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों और वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना, यानी ये सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, आरबी कैटल्स की तरल बुद्धि तुल्य क्या है? आरबी कैटल्स क्या कहता है? आरबी कैटल्स कहते हैं कि वंशानुगत कारकों की कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वंशानुगत कारकों के, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है? अंतर व्यक्तिक स्वयं की क्षमता और कमजोरियों का पहचान करना। ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट लग रहा है, ए नंबर इज करेक्ट है, ठीक है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि मतलब अपनी अंदर स्वयं की क्षमताओं को मतलब कमजोरियों को पहचानना, तो उसको बोलते हैं अंतर व्यक्तिक बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं की भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? ये भाषीय बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषीय बुद्धि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, भाषीय बुद्धि कहा जाता है। उसके बाद 36, अंतर्वैतिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है, उसमें से क्या है? अंतर्वैतिक, दूसरे के अंतर्मन की इच्छाओं एवं मनसा का पता लगाना या फिर दूसरे की मूड को भाप जाना, मिलते जुलते संवेगों एवं उदासी और पछतावा में भेद कर पाना, दूसरों के विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनसे संबंधित जानकारी उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? बुद्धि के बारे में यह स्थायी और अपरिवर्तनशील है, यह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने जानते हैं बुद्धि का ये क्या है? बुद्धि का निर्माता बोलते हैं, लेकिन ये सीटेट 2014 में पूछा गया, देखिए फर्स्ट पेपर में। लेकिन इसमें से जो हो जाएगा सामान्य बुद्धि जो कि है, सामान्य बुद्धि है, ये बीने के साइमन ये है, परीक्षण के मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, ठीक है। उसके बाद मानसिक के आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, ये ज़्यादातर बीने ने साइमन ने किया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया, ठीक है, नेक्स्ट हमको बता देंगे इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधूरा है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो बुद्धि लब्धि है, ठीक है, भी हम बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कितना नंबर 40 का देखिए, 40 का देखिए, बोले अच्छी श्रुति की विशेषताएं हैं। अच्छी श्रुति की जो विशेषताएं हैं, यहाँ बोले अच्छी श्रुति था 40 का, ठीक है, 40 यानी अच्छी श्रुति, बोलेंगे अच्छी श्रुति, अच्छी श्रुति, ठीक है, की विशेषताएं हैं। क्या हो सकते हैं विशेषताएं? देखिए, अच्छी श्रुति की विशेषताएं हो सकती हैं शीघ्र पुनः करना या फिर शीघ्र पहचानना, अच्छे धारण करना, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसमें, मैंने श्रुति, अच्छी श्रुति जो होगा, अच्छी मेमोरी पावर, ठीक है, इसमें से हो जाएगा सभी। पुनः स्मरण करना तुरंत, फिर शीघ्र पहचानना, फट से जल्दी से पहचान जाना, अच्छी अवधारणा करना, फिर से फट से उसको अवधारणा, उसको जांच लेगा कि किस तरह से हम उसको बोलेंगे, तो ये सब उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 140
उसके बाद देखिए 140 से अधिक और आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, अब मंदबुद्धि और सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि? आप लोग जानते हैं कि 40 से यानी 90 से नीचे जो होगा मंदबुद्धि होगा, 90 से ऊपर 120 से नीचे उसको बीच वाला को बोलता है सामान्य बुद्धि, और देखते हैं 120 से ज़्यादा होगा तो क्या? प्रतिभाशाली बुद्धि। यहाँ पर देखिए 140 मान रहे हैं, 40 से बहुत ज़्यादा है यानी प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक 11 वर्षीय बच्चा ने स्टैनफोर्ड विनी बुद्धि मापी में 130 अंक पाए हैं। मान लो उन्होंने मापा है 130, मान लीजिए कि एक अन्य सामान्य संभाव्य वक्र में 100 तथा इतना 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए, इसमें बच्चों के अंक बेहतर अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो बेहतर अंक 78 हो जाएगा, 78 उसको अच्छी लेवल हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? हार्वर्ड, ठीक है, ये मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति अपनी किसी भी विशिष्ट योग्यता को प्रभावित नहीं करता है, ना कि संपूर्ण। ठीक है, ये तो ना है, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए इसमें से उसके बाद है देखिए बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतर्क्रिया करता है। ठीक है, ये लग रहा है बुद्धि लब्धियों अपनी स्वरूप में पदानुक्रम होता है, नहीं होता। आदेश अनुसार प्रारूप के निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी विशिष्ट नवाचार या सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। नहीं, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। बुद्धि जो कि है विश्लेषणात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, व्यवहारिक बुद्धि होना चाहिए। उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और उसको व्यवहार में ला सकते हैं, तब वो हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत का बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? कौन सा कौशल है ये? जो कि भावनाओं के प्रति जागरूकता नहीं है, भावनाओं के प्रति जागरूकता नहीं है, भावनाओं का क्या है? प्रसंबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, प्रबंधन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र से अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये सही बोल रहे हैं। इसका कोई भावात्मक आधार नहीं है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि ये सीधी धारा होती है। विभिन्न बुद्धि विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धति को मांग करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के अंतिम बोध आत्माबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतर्वैतिक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को कैसा लगा? जो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।